हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो इस बार बिहार बोर्ड में एग्जाम जो होने वाला है मैथमेटिक्स का 12th का, उसमें जो सवाल पूछे जाने वाला है एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया गया है। सिर्फ ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उस दिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखिए, 5 नंबर के जितने भी सवाल होंगे कि बन जाएंगे। सिर्फ इतना सवाल करने से 5 नंबर के कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो बस ये वीडियो देख लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ ध्यान देना है इसको अच्छे से और सीख करके जाना है। एक भी सवाल छूट गया तो फिर कहना हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रूफ करके दिखाना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इतना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको LHS ले लेंगे। LHS में हमारा दिया गया है, LHS में हम लोग कुछ करेंगे, उसको लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 1 में परिवर्तन करते हैं। कॉलम 1 में क्या परिवर्तन करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, तो LHS हमारा जो होगा, परिवर्तन करने के बाद कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ने के बाद 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी तीनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां से जोड़ने के बाद 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये सिर्फ कॉलम 1 में जोड़ने से हमें प्राप्त हो जा रहा है। दूसरा जैसे है वैसे कॉलम रह जाएगा, क्योंकि दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये हो गया यहां तक। इसके बाद कॉलम 1 से हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग करते क्या है, कॉलम 1 से जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहां से हमें दिख रहा है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, पूरे कॉलम 1 में कॉमन, तो कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। यहां पे बचेगा 1 1 1, यहां पे बी 1 प्लस बी और बी, यहां पे सी सी 1 प्लस सी, ये बचा। अब चाहे तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन और एक काम करने से ये और सरल हो जाएगा। कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा देते हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा देते हैं, तो आसानी से बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 में चेंज करेंगे, कॉलम R1 में चेंज करेंगे, रो में इस बार परिवर्तन करेंगे हम लोग। R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। ये दोनों काम करेंगे हम लोग। R1 में से R2 घटा देंगे और R2 में से R3 घटा देंगे, ये दो काम हम लोग करेंगे। तो ये जो LHS हमारा बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जैसे था वैसे रह गया। और इसमें जब हम लोग घटाएंगे, एक में से एक जाएगा। कॉलम 1 में ये R1 में चेंज हो रहा है, यानी रो 1 में चेंज कर रहे हैं। रो 1 में हम लोग रो 2 को घटा रहे हैं, तो एक में से एक गया तो 0, इसमें से ही घटेगा तो b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। उसमें से ये घटाएंगे -1 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे 0 बचेगा। फिर कॉलम रो 2 को रो 3 से घटा रहे थे, एक में से एक गया, यहां पे आ गया 0। इसमें से ये घटाएंगे, b कैंसिल होगा, बचेगा 1। इसमें से ये घटाएंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। और रो 3 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो रो 3 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 का लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पे लिख देना है एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 का लॉन्ग अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसके बगल वाला 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इसके बगल वाला। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये, और ये जिस रो में रहता है उसको छोड़ते हैं, जिस कॉलम में उसको छोड़ते हैं, तो बचेगा इन दोनों का गुणनफल। तो -1 गुने -1 और माइनस इन दोनों का गुणनफल 0, अर्थात -1 गुने 1 1 हो गया, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो जितना था उतना आ जाएगा। ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉपर्टीज लगा करके आंसर आ जाता है। और ये सवाल जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए ये सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा से क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल डिटरमिनेंट का ही है, ये भी सवाल पूछा हुआ है और रिपीट भी करता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से करके जाएंगे।
अगर ये सब सवाल कर लेते हैं तो फिर किसी तरह के भी सवाल आ जाएंगे, बन जाएगा। तो एलएचएस में हम लोग काम करते हैं। एलएचएस में क्या करेंगे, R1 में घटा देंगे R2 को, R1 माइनस R2, और R2 में भी परिवर्तन कर रहे हैं, R2 में R2 माइनस R3। तो हमारा LHS जो बनेगा वो क्या बनेगा, LHS का जो वैल्यू हो जाएगा, इसमें से ये घटने पर A, एक में से इसको घटाएंगे तो यहां पे बच जाएगा माइनस B, और इसमें से ये घटाएंगे तो बच जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो B, और इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस C, और रो 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हो गया। अब इसके बाद अगर एक्सपैंड कर दें तब क्या होगा, एक्सपैंड करने से क्या प्राप्त होता है। तो R1 के अलोंग हम लोग एक्सपैंड करते हैं, या यूं कहें कि कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1 के अलोंग अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो क्या मिलता है, इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो A, और इसको छोड़ करके हमारा गुना करेंगे तो ये आएगा B प्लस BC माइनस, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस C होगा, और माइनस प्लस है तो प्लस C हो जाएगा। इसके बाद इसके बगल वाला जो हो जाएगा 0 खत्म, और ये आ जाएगा फिर +1। कॉलम 1 का अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये रो छूटेगा और ये रो छूटेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा BC, और इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 0, यानी ये हो जाएगा। यानी ये बन गया हमारा, गुना करने पर यहाँ पे AB, यहाँ गुना करेंगे तो ABC, और यहाँ गुना करेंगे तो CA, या AC लिख सकते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो BC, बाकी सब खत्म हो गया। तो ये दिखने में लग रहा है हमें दिखने में लग रहा है कि ये जो वैल्यू आया LHS का वो आया A प्लस B प्लस A इंटू B इंटू C, A इंटू B इंटू C, AB BC CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब इस पूरे में से अगर हम ABC कॉमन कर लेते हैं तो ABC जब पूरे से कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ A और B तो है, C था ही नहीं तो C नीचे बच जाएगा। यहाँ BC कॉमन आ गया, A नहीं है तो इसका मतलब A से डिवाइड होगा। यहाँ C और A है, B गायब है तो यहाँ से B से गायब होगा, क्योंकि जबरदस्ती हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमें प्रूफ हो गया RHS, यानी ABC इंटू 1/1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C अरेंज कर देंगे, ये हमारा हो गया RHS। इस तरह से ये हमारा सवाल अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी यही डिटरमिनेंट का ही है और ये सिद्ध करना है हमें। इसमें क्या करेंगे, इस तरह के सवाल जब भी स्क्वायर दिखने लगते हैं तो सबसे पहला काम करना है इसमें a माइनस बी के तरह बना देना, क्योंकि सब में से हमें कॉमन लेना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो कॉमन कैसे आएगा, जब घटाएंगे तो a माइनस बी आएगा जब कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाएंगे, b माइनस सी कब आएगा जब कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाएंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं LHS में, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो LHS हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाएंगे तो ये घटने के बाद कितना आएगा a माइनस बी, ये घटने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये घटने के बाद यहां से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए बचेगा, ऐसे होगा। इसके बाद इसमें c ये घट रहा है तो ये बचेगा b माइनस सी, ये घटाया गया तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें से ये घटाएंगे तो c माइनस बी बचेगा और a कैंसिल हो जाएगा, यानी इतना आया। और थर्ड रो बच गया जैसे है वैसे ही, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये हमारा थर्ड रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम हमारा जैसे था वैसे रह गया। अब हमें यहां से a माइनस बी कॉमन दिख रहा है तो a माइनस बी निकाल लेते हैं, यहां से b माइनस सी कॉमन दिख रहा है तो b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्या बचा, a माइनस बी यहां से कॉमन है तो बचा 1, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी बाहर निकाल चुके हैं तो a प्लस बी हमारा बच जाएगा। और यहाँ से
a माइनस बी निकालें जबकि b माइनस a था तो बचेगा -1। यहां से b माइनस सी निकला है तो यहां बचेगा 1। यहां से b माइनस सी निकला है तो बचेगा b प्लस सी। यहां से b माइनस सी निकला है तो -1 और ये थर्ड जैसे है वैसे रह जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो R1 में R2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक चेंज और करते हैं, R1 में R1 प्लस R3 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा R1 को 0 बना सकता है ज्यादातर एलिमेंट को। तो देखा जाए LHS हमारा क्या बनेगा, इतना करने के बाद ये था a माइनस बी और b माइनस सी। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 में R3 जोड़ रहे हैं, R1 में R3 जोड़ रहे हैं तो -1 में +1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां भी 0 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहां जैसे वैसे रहेगा a प्लस बी, यहां पे b प्लस सी और यहां पे सी स्क्वायर और ये -1 और a प्लस बी, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, यहाँ 0 में a प्लस बी प्लस सी लिखा जा सकता है, इसके साथ भी a प्लस बी प्लस सी लिखा जा सकता है क्योंकि गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो R1 से हमारा a माइनस बी b माइनस सी है और R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ चुका है, a प्लस बी प्लस सी बचा अंदर 0 0 1, यहां a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, यहां -1 और a प्लस बी, ये बचा। अब हम लोग R1 का लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपैंड कर देंगे हम लोग R1 का लॉन्ग तो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी और R1 का लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसके कोफिशिएंट और ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ बचेगा उसका तो ये R1 और C3 कैंसिल होकर के गुना होगा ये दोनों, यानी -a माइनस बी और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमारा आंसर आ गया a माइनस बी माइनस सी और यहां से हमें बी कैंसिल होने के बाद c माइनस ए बचा, c माइनस ए और यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा RHS, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करना अच्छे से सीख करके जाइए, 5 नंबर के गारंटी ही डिटरमिनेंट से एक सवाल पूछने वाला है और डिटरमिनेंट के कई सवाल भी मिल जाएंगे लेकिन 5 नंबर वाले सवाल छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन का सवाल है। इंटीग्रेशन के सवाल में जब लिमिट रहता है ऐसे दिया हुआ तो जनरली 5 नंबर के सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से देता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इसमें हम लोग लगाएंगे। क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर 0 से a तक कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रल और 0 से a तक f a माइनस x का इंटीग्रल दोनों बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। एक और होता है यहाँ a और यहाँ b रहता है तो यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, उस फॉर्मूले पे दे सकता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सिर्फ इस पे हम लोग एक सवाल करने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपका छूटे ही ना। तो चलिए इसको हम लोग वही फॉर्मूला पर लगाते हैं, इक्वेशन 1 मान करके इसको एक बार फिर से हम लोग इसको फॉर्मूला लगाने के बाद लिख सकते हैं 0 से π/2 और x जहां पे रहेगा, x जहां पे है वहां पे क्या लिखा रहा है, अपर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स, तो अपर लिमिट है π/2 तो x के जगह लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग a माइनस एक्स अर्थात π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। ये हो गया और ये dx। इसके बाद एक लाइन और इसको सॉल्व करेंगे, 0 से π/2 यहां पे बच गया π/2 माइनस एक्स बटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अर्थात साइन एक्स हो गया और ये dx रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद का जो रूल है क्या है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर। तो इक्वेशन 1 यहां, इक्वेशन 2 यहां, तो इधर हो जाएगा i प्लस i, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2, लिमिट वही कॉमन आ जाएगा हमारा इन दोनों से ये, और ये ऐड हो जाएगा ये दोनों। तो यहां पे लिखा आएगा x बटा साइन x प्लस कॉस x प्लस इसमें क्या लिखाएगा π/2 माइनस x बाई साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, और ये पूरे पर हम लोग dx ले लेंगे। ये ऐड होकर के हमारा वैल्यू आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, ये 2i बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, और एलसीएम आ जाएगा यहां पे हमारा साइन x प्लस कॉस x दोनों में है, तो वही एलसीएम हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x। इसके बाद यहां पे आ जाएगा x ऐड करेंगे तो, और यहां आ जाएगा π/2 माइनस x। इसको हम लोग ऐड कर देंगे फ्रैक्शन के जोड़ से, और dx का dx रहने देंगे। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, और π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 हमारा बाहर हो जाएगा, और बचेगा केवल अंदर इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 और 1 बाई, ये π/2 बाहर करने के बाद बचा 1 बाई साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x dx, ये बचा हमारा। यानी 2i बराबर π/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, और इसका हम लोग फॉर्मूला में इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ऐसा इसमें हम लोग अगर कर लें √2 कॉमन कर लें, तो यहाँ पे लिखाएगा साइन x इंटू 1/√2, और इसको लिख सकते हैं cos x इंटू 1/√2 और dx, ये हो जाएगा। इसके बाद i बराबर ये 2 इंटू में इधर डिवाइड में जाएगा, तो π/2 इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 इंटू √2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये √2 भी बाहर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रहेगा π/2 इंटू 2 4 हो गया, 4, और ये √2 4√2, और ये बन जाएगा हमारा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का भी बन सकता है, और कॉस ए प्लस बी भी कॉस ए माइनस बी भी बन सकता है, तो किसी से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, साइन बदल करके या कॉस बदल करके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x, और 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45, यानी π/4 या cos π/4, जो मर्जी वो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस cos x इंटू कॉस π/4, एक को साइन में बदलेंगे तो दूसरा को कॉस में, और अगर इसको कॉस में बदलते तो उसको साइन में। और यहां से हमारा जो i का वैल्यू आ गया, वो आ गया π/4√2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 और 1 बाई, और ये दिखने में लग रहा है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, a की जगह x है और b की जगह π/4 है इंटू dx, और ये हमारा ऊपर जाकर के सेक बनेगा। इसके बाद ये जो आएगा i बराबर, इसके बाद आएगा 4 बटा ये, इसके बाद आएगा π/4√2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, और कॉस ऊपर जाकर के सेक बन जाता है सेक x प्लस π/4 dx, और इसका इंटीग्रल हमें पता है π/4√2, और इसका इंटीग्रल हमें पता है कि क्या होता है log sec x प्लस tan x। sec x का इंटीग्रल क्या होता है log sec x प्लस tan x, तो log mod sec x, x की जगह ये पूरा है x प्लस π/4, x माइनस π/4 है, x माइनस π/4 और प्लस tan x माइनस π/4, ये हमारा इसका इंटीग्रल होता है। इसका sec x का इंटीग्रल इतना होता है, और हम लोग जो है लिमिट रख देंगे 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा π/4√2 इंटू अपर लिमिट हम लोग π/2 रखेंगे, तो यहां हो जाएगा log mod π/2 में से π/4 जाएगा, यानी 90 से 45 गया तो 45 बचेगा, तो sec 45 डिग्री यानी π/4। और हमें पता है कि sec π/4 का वैल्यू कितना होता है, sec π/4 डायरेक्ट लिख देंगे √2, और tan π/4 भी आएगा, और tan π/4 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1। ये हो गया अपर लिमिट।
माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लॉग मॉड लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर शेक -45 है और शेक -45 होता है प्लस शेक 45, और वो भी हो जाएगा √2, और इसका जो वैल्यू आएगा 0 रखने पर माइनस में 1, ये देगा वैल्यू इसका। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद। तो इसमें हम लोग का आंसर आ गया log a माइनस log b का log a माइनस log b, तो फॉर्मूला होता है log a बाई b, a की जगह है इतना और b की जगह है माइनस में, ये हो गया। इसको हम अगर यहाँ पे रेशनलाइज कर दें, प्लस वाला से गुना तो पूरे होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, √2 - 1 इंटू √2 + 1, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर और नीचे हो गया इतना। तो ये हमारा बन गया π/4 √2 log, और ये बन गया हमारा 2 बाहर हो जाएगा और ये तो 1 हो गया, a² - b² करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और जो पावर आता है log के अंदर वो पावर बाहर हो जाता है और अंदर हो गया log √2 + 1, ये हो गया। और 2 से 2 टाइम से कटेगा तो π/2 √2 log √2 + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक तो प्रॉपर्टीज यूज हुआ, दूसरा हमारा sec x का फॉर्मूला यूज हुआ जो कि थोड़ा सा टफ है, और दूसरी बात हम लोग लिमिट यूज करना सीख लिए, लॉगरिथमिक सीख लिए, तो ये 5 नंबर के लिए परफेक्ट सवाल बनता है। इसलिए इस सवाल को अच्छे से करके जाना है, ताकि बोर्ड में हमारा 4 तारीख को जो होने वाला है ना छूटे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी हमारा वही प्रॉपर्टीज से ही है, तो इस प्रॉपर्टीज का यूज वही वाला प्रॉपर्टीज है सेम जो हम लोग उसमें यूज किए थे, सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी है। इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किए हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टीज यूज किया, ये प्रॉपर्टीज का यूज किया कि इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट -x हो जाता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है इस अगले सवाल में भी। अगला सवाल जो है हमारा, ये वाला में प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसमें अगेन i बराबर हम लोग लिख लेंगे 0 से पाई अपर लिमिट -x। फॉर्मूला यही है कि अपर लिमिट में x के जगह पे अपर लिमिट -x लिखना है, तो यहाँ x है तो अपर लिमिट यहाँ पाई है -x हो जाएगा, इंटू 10 x के जगह पे अपर लिमिट -x डिवाइडेड बाय sec π-x प्लस 10 π-x, जहां जहां x था वहां वहां अपर लिमिट -x रख दिया। तो वैल्यू आया i बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई, और ये π-x और tan x80 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो -tan x ये बन जाएगा, और यहां पे बनेगा sec x80 माइनस थीटा -sec x, और tan x80 माइनस थीटा -tan x। तो माइनस जब हम लोग कॉमन कर लेंगे ऊपर नीचे से तो कट करके क्या आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा, माइनस कट गया कॉमन लेकर के, तो हमारा बचेगा π-x इंटू tan x बाई sec x प्लस tan x, ये हमारा रह जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहां लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से हम लोग समझते हैं। हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ऐड करने के बाद LHS में हो जाएगा 2i, LHS में i प्लस i 2i, और RHS में ये हम लोग लिमिट के साथ ये इंटीग्रल कॉमन कर लेंगे, तो इंटीग्रल कॉमन होने के बाद बचेगा 0 से पाई, और अंदर कौन हो जाएगा ये वाला प्लस ये वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x tan x बाई sec x प्लस tan x, और प्लस ये वाला लिखेंगे π-x इंटू tan x बाई sec x प्लस tan x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो को अच्छे से देख करके ही जाना है हमें। 0 से पाई, ये एलसीएम कितना आएगा sec x प्लस tan x, और यहां पे आएगा x tan x, और वहां पे आएगा पाई tan x माइनस x tan x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, और ये dx।
यहां से x tan x कट जाएगा, ये वाला और ये वाला हमारा कट जाएगा, बचा 2i बराबर, और ये पाई कांस्टेंट है, इससे बाहर हो जाएगा और 0 से पाई रहेगा, ऊपर है हमारा tan x, क्योंकि पाई यहां से हम लोग कॉमन कर लिए, और नीचे हमारा sec x प्लस tan x। ये बहुत ही सिंपल बन गया। अब इसको हम लोग आसानी से, अगर हम ये वाला ऊपर नीचे गुना कर दें sec x माइनस tan x, और नीचे भी गुना कर दें sec x माइनस tan x, तो देखिए कितना आसानी से हो रहा है, क्योंकि नीचे वाला 1 बन जाएगा। sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर बन जाएगा पाई बाई 2, 0 से पाई, इसको गुना करेंगे तो वो बन जाएगा sec x इंटू tan x, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा tan स्क्वायर x, और ये 1 बन गया, तो इसको 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हमारा वैल्यू दे देगा i बराबर पाई बाई 2 इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल डायरेक्ट निकल गया मेरा, कितना आया, ये sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है, हम लोग पता है sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या होता है, sec x होता है, और ये लिमिट हम लोगों को देना होगा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, और माइनस इस पर इंटीग्रल जाएगा तो tan स्क्वायर का तो जानते नहीं है, तो tan स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है, tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, और 0 से पाई रहेगा ये हमारा बन गया i बराबर पाई बाई 2 इंटू अपर लिमिट सेक पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस लोअर लिमिट सेक 0, माइनस यहां से सेक स्क्वायर कट क्या होता है, tan x माइनस x 1 माइनस 1 का x 0 से पाई तक, इसको हम लोग लिमिट रख करके वैल्यू निकाल लेंगे, आप लोग निकाल सकते हैं। सेक पाई का वैल्यू -1 होता है और सेक 0 का वैल्यू +1 होता है, तो -1 ये होगा और -1 ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -2 होगा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस सेक 0 tan 0 का मतलब tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ भी पाई रखाएगा माइनस में, और वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन की तरह काम करेंगे, तो ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। इस सवाल को अगर अच्छे से करके जाते हैं तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होने वाला एग्जाम में। तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार वाला सवाल इसको हम लोग कह सकते हैं, कि इसका वैल्यू इतना और ये आपस में इतना सिद्ध करके दिखाओ। तो हमें पता है कि i बराबर हम लोग मान लेंगे इसको, i बराबर फिर से वही वाला लगाएंगे प्रॉपर्टीज, अपर लिमिट -x वाला, log sin x dx। हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और वो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद 0 से पाई बाई 2 रहेगा, और जहां x है वहां पे हम लोग लिख देंगे log साइन तो रहेगा ही, x का वैल्यू अपर लिमिट -x लिखेगा, तो अपर लिमिट है पाई बाई 2 -x dx। यानी ये बन गया हमारा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और log साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा dx। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने पर ये LHS हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे log साइन x और यहाँ पे log cos x। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर भी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी और देखना है इसमें, तो अच्छे से देखना है वीडियो को। ये बना 2i बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और log a प्लस log b होता है फॉर्मूला log a इंटू बी, a की जगह साइन x और b की जगह है cos x। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर यहाँ 2 होता तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता, तो 2 नहीं था तो 2 पे इंटू कर दिए, डिवाइड भी कर देंगे, काम हो जाएगा, ये dx। इसके बाद हम लोग 2i का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेगा, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x का फॉर्मूला था तो sin 2x बाई 2 dx, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो 2i 0 से पाई बाई 2 और
इसको जब log a बटा b करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा log a की जगह 2x dx माइनस log b की जगह पर log 2 हो जाएगा log 2, और इस पर भी इंटीग्रल भेज देंगे तो 0 से π/2 dx। इसके बाद ये 2i हो गया, ये i1 इसको मान लेते हैं हम लोग, और माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और x बचेगा, इसका इंटीग्रल log 2 कांस्टेंट के कारण बाहर, और dx का x हो जाएगा, और ये 0 से π/2, यानी यहाँ पे जो हमारा वैल्यू देगा i1 माइनस, यहाँ पे अपर लिमिट π/2 रखेंगे, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा π/2 इंटू log 2, ये आया। और i1 हमारा जो क्या था, i1 जो था 0 से π/2 था, log sin 2x dx था। इस 2x को हम लोग z मान लेते हैं, लेट z बराबर 2x, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, dz बराबर बताओ, dz बराबर हमारा हो जाएगा 2dx, यानी सिर्फ अगर dx निकाले तो आ जाएगा dz/2 बराबर dx। तो ये जो हमारा i1 बनेगा वो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, देखा जाए x का वैल्यू 0 है तो z का वैल्यू भी 0 रहेगा, x का वैल्यू अगर π/2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर π/2 रखते हैं तो π/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x के जगह पे π/2 रखते हैं तो π/2 हो जाएगा, π/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बच जाएगा, z का वैल्यू पाई हो जाएगा, यहाँ पे देखना है पाई हो जाएगा, ये z का x का वैल्यू अगर π/2 रखते हैं तो 2x बराबर पाई हो जाएगा, और ये बन गया हमारा log sin 2x के जगह पे z और dx के जगह dz/2, ये बन गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से, एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े थे कि अगर 0 से 2a रहता है और fx dx रहता है, और अगर अपर लिमिट माइनस x fx कहीं बराबर होता है तो ये 2 बाहर आ जाता है और a बन जाता है वहां पे। तो ये फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करवा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, 0 से पाई के जगह पे 2 इंटू π/2 लिख सकते हैं, और ये log sin z, ये याद रखना है। अब इसमें जरा देखिए, अपर लिमिट जो हमारा पाई है 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, चेंज नहीं करता है, अर्थात वो जो रूल अभी बताएं वो रूल फॉलो कर रहा है, तो ये 2 का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये जो 2 हम लोग बाहर करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए, अगर इस 2 को हम लोग बाहर करते हैं तो ये बन जाएगा i1 बराबर 2 बाहर हो गया, और 0 से π/2 log sin z dz, और हमें पता है कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x के जगह z के जगह x लिख देंगे, जहां था z वहां x लिख देंगे, और ये बन गया हमारा i1 का वैल्यू 2 इंटू ये i है, क्योंकि इसी को तो हम लोग i माने थे, देख सकते हैं यहाँ पे उसी को हम लोग i मान चुके हैं। 0 से π/2 log sin x dx समीकरण 1 में i माने हुए हैं, तो ये हमारा i बन गया, ये बन गया हमारा 2i। तो हमारा जो आंसर आया था यहाँ पे कितना आया था, 2i बराबर, देयरफॉर हमारा जो आंसर था 2i, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आंसर में कितना था हमारा आंसर, 2i बराबर i1 माइनस, यहाँ था i1 माइनस π/2 log 2, ये था, और i1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है, 2i। एक गड़बड़ और हुआ, ये dz/2 था तो बाई 2 तो रहेगा नहीं यहाँ पे, और बाई 2 रहेगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर अंदर, तो ये 2 नहीं बचेगा, सिर्फ i बचेगा, i1 का वैल्यू i बन गया, तो ये हमारा i रहेगा, और ये इधर i जाएगा, तो 2i में से i गया तो बचेगा कितना, i, 2i में से i घट जाएगा तो i बचेगा, और आंसर आ गया माइनस π/2 log 2। ये याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा नहीं तो अगर ये 2 बच जाता है तो फिर यहाँ पे पूरे को कैंसिल कर देता। तो इस तरह से ये सवाल बहुत ही टफ लेवल का सवाल माना जा सकता है, यहाँ पे फंसा देगा बच्चा लोग को, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको i1 मान करके इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा देना। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया हमने, 0 से 2a fx रहता है तो ये बन जाता है 2 इंटू 0 से a fx, ये बन जाता है हमारा कब, जब f 2a माइनस x fx होता है तब, जबकि हमारा साइन पाई माइनस एक्स हो गया था तो साइन एक्स बन गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 7 में लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से गारंटी के साथ एक डिस्टेंस फॉर्मूला का
प्रूफ देता है कि डिस्टेंस निकालो या प्रूफ करके दिखाओ, या फिर हमें ये इक्वेशन दे करके एंगल निकालने के लिए भी देता है, लेकिन जनरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये सवाल देख करके जाइए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस, कौन कौन से लाइंस होने चाहिए यहाँ पे? एक हमारा जो लाइन है r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरा लाइन है r2 r बराबर a2 प्लस म्यू b2। और ये दोनों लाइन अगर a1 a2 पता है हमें और b1 b2 अगर पता है तो हम लोग दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 एंड दूसरा है r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। a1 कौन होता है? ये लेमडा और म्यू के बगल वाला a1 होता है। तो ये a हमारा क्या हो गया? a1 बराबर कितना हो गया? 4i माइनस j, और b1 का वैल्यू कितना हो गया? वेक्टर b1, a1 का वैल्यू हमें पता हो गया, b1 का वैल्यू ये हो गया, देख लीजिए कंपेयर करके, तो ये हो गया ये। और a2 का जो वैल्यू होगा वेक्टर a2, वो वेक्टर a2 ये वाला है, i माइनस j प्लस 2k, और वेक्टर b2 जो है वो हमारा 2i प्लस 4j माइनस 5k है। और इस तरह से a1 b1 a2 b2 निकला। तो हमें क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2। इससे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख सकते हैं, तो अच्छे से देखिए इस वीडियो को। देयरफॉर b1 क्रॉस b2 अगर हमें चाहिए तो कैसे निकलेगा? अगर b1 क्रॉस b2 चाहिए तो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। b1 क्रॉस b2 हमें पता है कि डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, i j k लिख देते हैं, और इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 -3, यहाँ पे 2 4 और -5। इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो i के बगल में कौन आएगा? ये, और ये खत्म होकर के -10 माइनस इन दोनों का गुना करेंगे तो -12 प्लस 12 हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस j, और ये हटने के बाद -5, और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस के इंटू ये 4 -4, यानी ये जो हमारा वैल्यू दिया 4 -4, यानी b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आया वो आया 2i, और वहां से आएगा -j, और -4 + 4 0 के, इस तरह का से हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ये निकला हमारा b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √2k² प्लस -1k², और 0 तो छोड़ देंगे, तो 2 दूना 4 1 5, यानी √5 आएगा। ये √5 आया दोनों के बीच का। अब हमको a2 - a1 चाहिए। नाउ a2 - a1 दोनों वेक्टर का डिफरेंस चाहिए, तो a2 में से 1 को घटाओ। a2 हमारा ये है और a1 ये है, इसमें से ये घटाएगा तो i में से 4i गया तो -3i बचेगा। फिर -j में से माइनस माइनस प्लस j जाएगा तो 0k बचेगा, 0j बचेगा, 0j बच गया। इसके बाद 2k, और उसमें k है ही नहीं तो सिर्फ 2k बचेगा, ये आया। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। देयरफॉर b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 - a1 से निकालने वाले हैं, क्योंकि इसमें रखना है। तो डॉट प्रोडक्ट किससे किसे? b1 क्रॉस b2 हमें पता है, b1 क्रॉस b2 कितना है हमें पता है 2i माइनस j, और डॉट प्रोडक्ट चाहिए b1 a2 - a1 से, वो है हमारे पास -3i और प्लस 2k। इसके बाद इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i - 3i हो जाएगा -6, और -j प्लस 2k, माइनस यहाँ j है वहाँ है ही नहीं तो माइनस किसी के साथ गुना ही नहीं होगा, j का गुना j के साथ होता है जो कि j है ही नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। j का j के साथ होगा ही नहीं क्योंकि 0j है, और k का k के साथ है ही नहीं तो सिर्फ -6 आया। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो हमारा वैल्यू देगा, इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट इतना। तो इसका डॉट निकाल चुके हैं हम लोग, और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड √5,
यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आया हमारा 6/√5 यूनिट आया, 6/√5 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल मैक्सिमा मिनिमा का। ये सवाल जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए गारंटी के साथ देता है। पिछले साल 8 नंबर के सवाल दिया जिसमें 2 नंबर ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय था और दीर्घ में 5 नंबर का था, और होता बहुत आसान है। अगर 10th के 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से हल करना सीखे हैं तो कंफर्म है कि ये वाला भी सवाल अच्छे से बन जाएगा। तो ये वाला गारंटी देख करके ही जाइए, क्योंकि ये छूटने वाला नहीं अगर एक बार देख लेते हैं तो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इसका ग्राफ और इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने का तरीका है, ग्राफ कॉपी देता है हमें, ग्राफ कॉपी हमें मिल जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। तो हम लोग इसको ग्राफ बना लेंगे, और बड़े बड़े वैल्यू चूंकि आते हैं इसलिए हम लोग 0, 10, 20 बड़ा बड़ा लेके चलेंगे, 40, 50, 60, 70 इस तरीका से। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 ये इस तरह से लेकर चलेंगे। इसके ग्राफ के लिए हम लोगों को पता है कि x 10th में हम लोग पढ़े थे कि इस तरह के बस बराबर वाला ही ग्राफ निकालना है। तो इसको अगर हम लोग टेबल निकालते हैं, सारणी मान जिसको हम लोग कहते थे कि x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर 50 होता है, और y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 50 होता है। इस तरह से हमारे पास उसका इक्वेशन आ जाएगा। ये 2 पॉइंट से गुजरेगा, कहां से, 0, 50 और 50, 0, ये 2 जगह से पास करेगा, जो कि हमारे पास दिया गया है। ये 50, 0 है और ये 0, 50 है। इन दोनों से जाने वाला लाइन हम लोग खींचेंगे, ये इसका ग्राफ माना जाएगा। ये इसका ग्राफ माना जाएगा। पहला इसका ग्राफ क्या होगा, लेस देन 50 बोला है, तो एक कोऑर्डिनेट रख करके देखते हैं इसका फिजिबल रीजन किधर है। क्योंकि उसका ग्राफ हम लोग खींचे हैं, लेकिन हमको लेस देन वाला चाहिए था या इक्वल टू वाला। तो इक्वल टू मतलब इस लाइन पे है, और लेस देन मतलब कि हम लोग पॉइंट रख करके देखेंगे कि इसका रीजन किधर आता है, रीजन आता है इसका आंसर। तो ये पहले कोऑर्डिनेट हम लोग रख करके देखेंगे ओरिजिन का, तो 0, 0 रखेंगे, तो 0 + 0 इससे छोटा होता है, अर्थात इसका फिजिबल रीजन नीचे आएगा, यानी इसका सोल्यूशन नीचे है। लेकिन अभी हम लोग फिजिबल रीजन किसको कहते हैं, जो पूरे कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये पता है कि इसका सॉल्यूशन नीचे है। दूसरे का इक्वेशन हमारा है, दूसरा इक्वेशन है 3x + y बराबर 90 मान के चलेंगे इसको। तो इसमें अगर हम लोग टेबल निकालते हैं x और y का वैल्यू, अगर हम लोग y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 लो, x का वैल्यू 0 तो y 90 होता है। अगर y का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू 0 लो तो x का वैल्यू 30 आता है, ये होता है। x 0 तो y 90, तो यहां 90 तक हम लोग चले जाएंगे, 50, 60, 70, 80 और यहां 90। याद रखना हमें कि 90 तक दिया है तो 90 तक चलना होगा, तो 90 तक हम लोग ऊपर मान लिए, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ये पॉइंट आया एक हमारा 0, 90, तो x 0, 90, x में 0, y में 90, फिर x में 30 और y में 0, x में 30, y में 0, और ये जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे ये आएगा इसका ग्राफ। लेकिन हमें तो चाहिए लेस देन वाला, तो इसमें भी हम लोग एक कोऑर्डिनेट लेकर के देखते हैं ओरिजिन को 0, 0, तो इसको संतुष्ट कर देता है। x में 0, y में 0, 0 छोटा होता है 90 से, अर्थात इसका रीजन इधर ही आंसर, इसका रीजन इधर आंसर है। और ये कहता है 0 से बड़ा है x का वैल्यू, y का वैल्यू भी 0 से बड़ा है, यानी ऊपर, और ये यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो फिजिबल रीजन क्या है, हमारा जो फिजिबल रीजन आ रहा है ये तीनों का कॉमन, तो ये हमारा तीनों का कॉमन हो गया, ये तीनों का कॉमन है, देखिए चारों का कॉमन है। इस सब कॉन्स्टेंट्स है, और कॉन्स्टेंट्स हमें बताते हैं कि कहां से कहां तक वैल्यू देने वाला है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, और हम लोग इसमें लिख भी देंगे कि ये फिजिबल रीजन है। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि ये फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है, इसको पूरा अच्छे से लिख देना है। इसके बाद कॉर्नर पॉइंट हमारा आ गया 30, 0, फिर ये कॉर्नर पॉइंट हमें जानना होगा कि कितना पे कट रहा है, और ये हमारा पता है कि 0, 50 है, और ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट है जो इन दोनों को सॉल्व करके लाया जा सकता है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कटने के बाद आ जाएगा
2x बराबर 40 तो x बराबर 20, x 20 तो y 30 हो जाएगा, यानी 20 30 पे काटेगा, x में 20 y में 30, x में 20 के सामने y में 30 के सामने, ये काटेगा, 20 30 पे काट रहा है। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट हो गया ये हो गया, और हमें पता है कि इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है वो कॉर्नर पॉइंट पर ही होता है। कहां होता है? कॉर्नर पॉइंट पर ही होता है। कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे और z का वैल्यू लिखेंगे हम लोग। z बराबर हमारा क्या था? z बराबर हमारा जो था फंक्शन z बराबर 4x प्लस वाई था, z बराबर 4x प्लस वाई, और ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा है बाबू, पहला कॉर्नर पॉइंट था 30 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है हमारा 20 30, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट है हमारा 0 50 0 50। वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपके रिवीजन के लिए बताया जा रहा है, तो इसलिए जल्दी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि जल्दी से आप लोग केवल रिवीजन करके अच्छे से जाएं तो आपका छूटे ना। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख करके देखते हैं, x में 30 y में 0, x में 30 रखेंगे y में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 120 हो जाएगा। क्या दे देगा वैल्यू? 40 में 30 3 से गुना कर, ये 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा z का। तो ये कौन सा वैल्यू दे रहा है देखा जाएगा। x में 20 y में 30, x में 20 तो 20 रखेंगे तो 80 हो जाएगा, और 30 8 और 3 11 110, 20 रखेंगे 20 चौके 80, 80 और 30 110, सही है। x में 0 y में 50, तो x में 0 y में 50 रखेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर हमारा जो हो गया 120 होगा। कहां पे होगा? किस पॉइंट पे? 30 0 पर होगा, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 30 0 पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो आप लोग को कंफर्म ही ये समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आप देखते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको ये सवाल अगले जो एग्जाम है, ये 4 तारीख को होने वाला बिहार बोर्ड का एग्जाम है, गारंटी के साथ पूछा जाएगा। बस ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, 5 नंबर का कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।